और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात बीजेपी के लिस्ट की, तो 16 मार्च को बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। 16 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 18 मार्च को भी अमित शाह ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड की पहली लिस्ट, हिमाचल प्रदेश, एमपी, एपी, महाराष्ट्र की कई सीटों पर भी नाम आएंगे। प्रत्याशियों को लेकर पार्टी के अंदर कई स्तरों पर चर्चा का दौर जारी है। 25 से 30% मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट। और अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ा। अनूप, कितना अहम होगा 16 मार्च को जो बैठक है, क्या कुछ तैयारी हो रही है उससे लेकर? देखिए, बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 16 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि पहली लिस्ट बीजेपी 16 तारीख को ही जारी करेगी। जिस तरह से चुनाव है और तैयारियां बीजेपी लगातार कर रही है, उम्मीदवारों की घोषणा में बहुत ज्यादा देर नहीं करना चाहती है क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में 16 तारीख को पहली लिस्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा तुरंत 2 दिनों के बाद ही 18 तारीख को फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें दूसरा लिस्ट भी बीजेपी जारी कर देगी। यानी कि उम्मीदवारों को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति ना हो, ऐसा बीजेपी चाहती है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं उसमें से 20 से 25% सांसदों का टिकट कटना तय कहा जा सकता है। क्या कैटेगरी रखी गई है जिन सांसदों का नाम कट सकता है, क्या वजह बताई जा रही है? कौन सांसद है, क्या नामों का खुलासा हो पाया है? देखिए, नामों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से मौजूदा सांसद हैं और इस बार सिर्फ बीजेपी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, ऐसे में रस्साकसी का दौर जारी है। और जो वहां के इंचार्ज है भूपेंद्र यादव, वो लगातार बैठक कर रहे हैं कि किनको टिकट दिया जाए और किनको बाद में अकोमोडेट किया जाए। कई बड़े नाम भी हैं जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें किन नामों पर सहमति बनती है। तो 16 मार्च का इंतजार करना होगा। 16 मार्च को बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी और हम आपको बताएं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड की पहली लिस्ट में यहां के कैंडिडेट के नाम होगी और देखना होगा कितने लोगों का सांसद का टिकट कट सकता है। बढ़ते हैं आगे। इधर सीटों पर संग्राम के बीच आज महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक में सभी सहयोगी दल के नेताओं के मौजूद रहने की भी खबर है। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम बातचीत होगी। बैठक में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। नेताओं की कांग्रेस आलाकमान के साथ मुलाकात होगी, जिसके बाद आपसी तकरार खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। न्यूज 18 को जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक आरजेडी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 11, आरएलएसपी को 3, लेफ्ट पार्टियों के लिए 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 2, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता पार्टी को 1-1 सीटें दी गई हैं। चुनाव में नारों का अहम रोल होता है और कई बार तो नारे इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, आम आदमी की जुबान पर भी वो नारा चढ़ जाता है। आइए देखते हैं 2019 के महाभारत में कौन सा दल अपने सिपाहियों में कौन से नारे के जरिए जोश भर रहा है। चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने के लिए कई पार्टियां एक साथ हैं। इनका सुर एक है, रैली का मंच एक है, लेकिन नारे अलग हैं। हर पार्टी का अलग अलग नारा है। बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए कई नए नारे दिए हैं। मसलन फिर एक बार मोदी सरकार, बूथ जीतो चुनाव जीतो, हमारा बूथ सबसे मजबूत। लेकिन जो नारा बीजेपी सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है वो है मोदी है तो मुमकिन है। जाहिर है बीजेपी के इस एक नारे में मोदी सरकार के सभी ऐतिहासिक फैसलों की नुमाइंदगी है। ऐसे अनेक काम हुए हैं जिसको लोग नामुमकिन मानते थे, इसलिए हमने नारा दिया है मोदी है तो मुमकिन है। एनडीए के घटक दल भले ही मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी का नारा स्वीकार नहीं किया है। जेडीयू का अपना नारा है बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। 13 वर्षों में जो नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में काम किया है वही हमारा नारा है, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। एनडीए जैसा ही हाल महागठबंधन में भी है। कहने को भले ही आरजेडी, कांग्रेस, हम
और आरएलएसपी एक साथ हैं, लेकिन महागठबंधन का कोई कॉमन नारा नहीं है। कांग्रेस अपने नारे पर चुनाव लड़ेगी, जो है होगी सच की जीत। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ ये जनता के बीच में जाकर कहने का मन बनाया है, होगी सच की जीत। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। नारों का इस्तेमाल पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए होता है, इसलिए नारे ऐसे होने चाहिए जिसमें दम हो और जिसे सुनकर कार्यकर्ता जोश से भर उठें। अब ये आप ही तय कीजिए कि किस पार्टी का नारा दमदार है और किसका बेदम। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। एलजेडी अध्यक्ष शरद यादव ने साफ किया कि वो मधेपुरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। शरद ने कहा कि वो हमेशा चुनाव लड़े और इस बार भी मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि मधेपुरा से चुनाव लड़ने को लेकर आम सहमति नहीं बनी है। सीट शेयरिंग को लेकर 14 मार्च को महागठबंधन की बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। गठबंधन का जो है वो रास्ता निकाला जाए, किसको क्या देना है। अच्छा, यानी सहमति बनाई है, तो कब तक ये एक सहमति बन जाएगी, आम सहमति? यानी कोशिश तो है कि 13-14 में हो जाए। चुनाव तो हम कोई छोड़ते नहीं है। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव जरूर लड़ते हैं हम। चुनाव तो राजनीति में जो है वो एक तरह से फ्रेश होने का मामला है ना। तो यह तो कई तरह की अफवाहें, उसमें कोई यकीन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उधर पप्पू यादव भी जोर लगा रहे हैं कि हम खैर अब इन बातों पे हम कोई जवाब करते नहीं हैं। इधर मुंगेर में जिला श्रम संसाधन विभाग आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहा है। कार्यालय के ऊपर अब भी प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना का पोस्टर लगा है। बड़े बड़े अधिकारियों के आवास और कार्यालय होने के बावजूद इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। वहीं कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पोस्टर लगा रहना आचार संहिता के दायरे में आता है। कर्मचारियों का कहना है कि बड़े साहब पोस्टर लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनका निर्देश नहीं आया कि इसे उतरवाना है। सर तो टंगवाए थे साहब, उस समय कुछ दिन पहले लगा था। कौन साहब लगवाए थे? ये सर एलएस नहीं, सहायक समय मुंगेर द्वारा। और सिवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उरमा मौजे की है। बताया जा रहा है कि कुछ लड़के पार्टी कर रहे थे और पार्टी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद युवक सलमान को गोली मार दी गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इधर पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र के दयालचक गांव से लापता छात्र का शव कुएं से बरामद कर लिया गया है। छात्र सूरज कुमार उर्फ गोलू बालक मध्य विद्यालय टिल्हारी में तीसरे क्लास का छात्र था, जहां स्कूल कैंपस से उसका शव बरामद हुआ। मामले में परिजनों ने 8 मार्च को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। शव की सूचना मिलने पर मनेर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुएं से शव को निकलवाया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। लोग मासूम की हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मामले की हर बिंदु से जांच कर रही है। महिला आयोग की टीम ने पीएमसीएच में औरंगाबाद के कुटुंबा की तेजाब पीड़िता से मुलाकात की। स्वतः संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने मामले में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जल्द मुआवजे की रकम दिलाने की कोशिश भी की जाएगी। भी हमारे सरकार मुख्यमंत्री जी इतना व्यवस्था किए हैं, उसके बावजूद भी निडरकई से ही लड़की के देह पर तेजाब फेंका है। वो लड़का कभी बचेगा नहीं, बरी नहीं होगा, कड़ी से कड़ी उसको सजा होगी। जो सरकार द्वारा मुआवजा मिलता है वो अब भी हम जा रहे हैं, लिखित देंगे, ये लोग को मुआवजा सब मिलेगा। हम लोग चढ़ बढ़ के इसको मुआवजा दिलवाएंगे। हम तो चाहते हैं कि जो अपराधी है, जो दोषी है, अभियुक्त है, उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। इतनी सजा मिल जानी चाहिए कि भविष्य में किसी भी लड़की पर कोई इस तरह का कर्म करने का दुस्साहस नहीं करे। मुजफ्फरपुर में जेल से कोर्ट लाए गए कैदियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाजत में जोरदार हंगामा किया। मामला बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया गया। दरअसल एक कैदी पेशी के बाद अपने साथ खाने पीने का सामान ले जा रहा था। चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी ने अंगूर ले जाने से रोक दिया। इसके बाद बहस हुई तो कैदी की पिटाई कर दी गई। इसी बात को लेकर कैदियों ने हाजत परिसर में हंगामा किया। कैदियों ने आरोप लगाया कि पेशी करवाने के लिए हाजत सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रुपयों की मांग करते हैं। नहीं जाएगा, अंदर नहीं खा सकते, इसीलिए मारा।
ये बहुत मारा सर, मुंह में से खून निकाल दिया कमीशन। उसका नाम सर अनिल सिपाही है, अनिल सिपाही जो सर मारा है। इतना मिली कि जेल के अंदर कैदी लोग हल्ला कर रहे थे जी, क्या मामला भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। समझा बुझा के सभी लोग शांत है। वर्तमान अभी अपराध नियंत्रण और वारदातों के जल्द अनुसंधान के लिए बिहार पुलिस में एक नया कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम लागू किया गया है। इसके तहत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के सहयोग से CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। मुजफ्फरपुर में जिले के आला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें CCTNS के बारे में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस योजना के तहत राज्य के सभी पुलिस थाने और कार्यालय पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो जाएंगे। यहाँ होते हैं CCTNS कैसे काम करेगा, उसका सॉफ्टवेयर कैसा होगा, कैसा दिखेगा और कितना आसान है इस पर काम करना, इसके बारे में परिचय हमने सभी पदाधिकारियों को कराया है। और इस साल के अंत तक सितंबर अक्टूबर में बिहार के सभी जिलों में ये CCTNS लागू हो जाएगा। कहते हैं अगर इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होती है तो कठिन से कठिन मंजिल को भी प्राप्त किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही नवादा की एक बहू माधुरी कुमारी ने घर का काम काज संभालते हुए माधुरी ने विपरीत हालात में 47 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू की और अपने कॉलेज में इंटर और स्नातक में टॉप किया है। इतना ही नहीं, माधुरी ने अपनी पुत्री उमा भारती के साथ नेट की परीक्षा दी और अपनी बेटी से ज्यादा अंक लाकर परीक्षा पास कर गई। मैं आगे PhD करना चाहती हूँ। इतना दिन आपका पढ़ाई बंद क्यों रहा? घर से सहयोग नहीं था, पहले उतना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मतलब एक पढ़ाई बाधित रहा, कुछ आर्थिक स्थिति था दयनीय, इसलिए उसके बाद बाल बच्चा भी हो गया। तो फिर उसके बाद इसका इच्छा हुआ तो हम कहें पढ़ो, पढ़ते चली गई। उसके बाद माँ बेटी दोनों इंट्रेंस का एग्जाम दी और 160 नंबर लड़की के आया और इसका 172 नंबर। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में मनमोहक म्यूजिकल फाउंटेन शो का आयोजन हुआ। शो की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसमें RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी मौजूद थी। धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में संगीत के साथ रंग बिरंगे फव्वारों के शानदार शो को भारतीय सेना और पुलिस के जवानों के परिवारों को समर्पित किया गया। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी स्क्वायर जियो वर्ल्ड सेंटर का हिस्सा है, जो एक विश्व स्तरीय बहुउपयोगी सुविधाओं से लैस है। इस स्क्वायर का उद्घाटन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पिछले हफ्ते 7 मार्च को किया था। इसमें अलग अलग संस्थाओं के 2000 बच्चों ने खाने के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ उठाया था।